देखिए आपका कल संविदा अधिनियम शुरू किया गया था भाई और स्टार्ट। आज आपको नोट्स दिया जाएगा, आपका प्री के लिए नोट्स दिया जाएगा दोनों का, और नोट्स पढ़कर आइए घर से। मेंस के लिए केवल लिखवाया जाएगा। आज नोट्स हम दे देंगे, फोटो स्टेट कराया जा रहा है, हो सकता है आधा घंटा में आ जाए। कार्ड का नोट्स आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट का मंगाया गया, तो आपका इससे ये रहेगा कि थोड़ा तेजी से सब्जेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि भाई अब दबाव भी है और भी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं केवल। देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट की सामान्य बातें चल रही थी, फिर एक बार आपका दोहराया जाए और तब एक बार संविदा को फिर दोहराया जाए और जो कल पढ़ाया गया था और फिर नया भी पढ़ाया जाएगा। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872, ये कानून आपको पढ़ाया जा रहा है। और इसमें हमने ये बताया ये कानून 1872 में बनाया गया। इसका मतलब हुआ कि ये कानून अंग्रेजों ने बनाया, यानी कि भारत के लोगों ने नहीं, किसने? अंग्रेजों ने। अगला पॉइंट ये आता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को भारत में इन्फोर्स रहने या बने रहने या वर्तमान में लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है, यानी कि संविधान में क्या कहीं ये कहा गया है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद भी लागू रहेंगे? ऐसा क्वेश्चन बिहार बना रहा है भाई। जी ने ऐसा क्वेश्चन बनाया था, तो अगर कोई कहीं से भी पूछे कि संविधान पूर्व विधियों का यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है, भारत में वर्तमान में बने रहने का, तो सभी विधियों का एक ही अनुच्छेद आधार है और वह है अनुच्छेद 372, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अनुच्छेद 372 में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई। इस अनुच्छेद में कल बताया गया। फिर एक बार 372 देखिए, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा या इस संविधान सभा द्वारा किसी कानून को निरसित या समाप्त न कर दिया गया हो, तब तक वे सभी कानून जो 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में लागू थे, संविधान के लागू होने के बाद भी वह लागू रहेंगे। ये स्पष्ट रूप से किस आर्टिकल में? तो 370। अब क्या हमारी संविधान सभा ने किन्हीं कानूनों को रिपील या निश्चित किया कि नहीं? तो आपको कल बताया गया था कि अनुच्छेद 395 के तहत हमारी संविधान सभा ने 2 कानूनों को निश्चित किया, और वह कौन कौन से कानून हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी कि 2 कानून जो अंग्रेज ने बनाए वो हमने, हमारी संसद ने नहीं बल्कि किसने समाप्त कर दिया था? हमारी संविधान सभा ने। यानी कि हम ये पढ़ेंगे शैक्षणिक दृष्टि से, लेकिन भारत में ये लागू नहीं रहेंगे, ये याद रखिए। अब जहाँ तक भारतीय संविदा अधिनियम की बात है, संविदा या अनुबंध या ठहराव या समझौता होता क्या है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? फिर एक बार हम हल्का सा बता रहे हैं, तब डिटेल में बताएंगे। देखिए संविदा एक सिविल आपका यानी कि सिविल मैटर है, क्रिमिनल नहीं है, और यानी कि यह एक दीवानी या व्यवहारिक विधि है, ये नहीं कि क्रिमिनल मार दीजिए। तो संविदा होती कैसे है? तो संविदा अगर हो गई तो पक्षकार एक दूसरे को वचन देते हैं और उन वचनों से, उन वादों को निभाने से
वह बाध्य ही होते हैं। और कल पूरा बताया गया था, फिर हम बता दें, संविदा के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। तो एक व्यक्ति क्या किया हो, प्रस्ताव, दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को क्या किया हो, स्वीकार। और जैसे ही ये प्रस्ताव क्या हुआ, स्वीकार, वह क्या बन गया, वचन या वादा या प्रतिज्ञा। और जब दोनों तरफ से वचन आ गए तो उसको हमने क्या बताया था, एग्रीमेंट या समझौता या करार, एग्रीमेंट इंग्लिश में। और ये करार धारा 10 की शर्तों की या आवश्यक तत्वों की पूर्ति कर दे तो यही करार किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि संविदा। तो क्रम जरूर याद रखिए, प्रस्ताव, उसके बाद दूसरा स्वीकृति, तीसरा क्या है वचन, चौथा क्या है करार, और पांचवा क्या है संविदा। इतना हमने बताया। इसी बात को आपका आज कानूनी भाषा में, कल सामान्य भाषा में बताया गया था, और आज आपका कानूनी भाषा में बताना है इसी बात को, और तब संविदा अधिनियम शुरू किया जाए। यानी कि एक आपका सामान्य भाषा में याद रखना है जो हमने बताया था कल, एक आपका कानूनी भाषा में याद रखना है। तो कानूनी भाषा में एक चार्ट बना लिया जाता है, आप बना लीजिए, बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट या संविदा या अनुबंध चार्ट आप बना सकते हैं, जो मैं बना रहा हूँ। सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट है या संविदा है, संविदा अधिनियम के सेक्शन 2H में, यानी कि धारा 2H में संविदा को परिभाषित किया गया है। यानी कि संविदा होती क्या है, इसकी डिफिनीशन दी गई है, परिभाषा कहाँ दी गई है, संविदा अधिनियम की किस धारा में, 2H को पूछा जाता है। तो संविदा क्या है, तो संविदा के लिए दो बातें बताई गई, अच्छे से इसको तैयार रखें। वह करार, यानी कि वह करार मतलब कि वह एग्रीमेंट जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, प्रवर्तनीय हो, यानी कि जिसे कानून द्वारा लागू कराया जा सके, इन्फोर्स कराया जा सके, या दूसरी भाषा में विधितः प्रवर्तनीय, ये भी कहा जाता है भाई, विधितः प्रवर्तनीय, यानी कि ला द्वारा क्या क्या कराया जा सके, इन्फोर्स। कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बना है कि संविदा के कितने तत्व हैं। तो संविदा के अगर हम परिभाषा से देखें तो केवल और केवल दो तत्व निकलते हैं। पहला तत्व क्या है, एग्रीमेंट, यानी कि करार, और दूसरा तत्व क्या है, वह करार विधिता क्या हो, प्रवर्तनीय, यानी कि करार ऐसा होना चाहिए जिससे कानूनन इन्फोर्स कराया जा सके, अर्थात जिसे कानून मान्यता देता हो, क्या देता हो, मान्यता। ये इसका मतलब ये। अब इन्हीं शब्दों को आपका एक एक करके चलना। तो अगर फिर एक बार याद रखिए, अगर कोई पूछे कि संविदा के तत्व बताइए तो केवल दो बताइएगा, कौन कौन, एग्रीमेंट होना चाहिए और वह एग्रीमेंट ला द्वारा इन्फोर्स हो, यानी कि कानून द्वारा लागू होने योग्य। ये दो तत्व हैं। अब इन्हीं तत्वों को आपका अच्छे से जानना है और एग्रीमेंट से उठाना है। देखिए आपका पहला ये आया कि संविदा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि एग्रीमेंट या करार हुआ। तो करार की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 2E में दी गई। ये भी को पूछा जाता है भाई, करार या एग्रीमेंट की परिभाषा संविदा अधिनियम की किस धारा में, 2E। भाई रटिए धीरे धीरे। तो करार होता क्या है,
तो आपका ये बताया गया है कि जब दोनों पक्षकारों की ओर से वादे हो जाते हैं, यानी कि दोनों पक्षकार अपनी ओर से क्या दे देते हैं, वचन या वादा कर देते हैं, प्रतिज्ञा कर देते हैं, तो उस प्रतिज्ञा को ही हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एग्रीमेंट क्या है और कहाँ परिभाषित है, तो भाई सतर्क रहना है। आपका जवाब होना चाहिए करार या एग्रीमेंट को धारा 2E में परिभाषित किया गया है। तो एग्रीमेंट क्या है, तो जब दोनों पक्षकार एक दूसरे को वचन दे देते हैं, वादा कर देते हैं, तो उसी को साथ कर हम क्या कहते हैं, करार। यानी कि एक उदाहरण भी घोड़ा वाला बना दिया जाए। ए बी को अपना घोड़ा बेचना चाहता है, तो ऐसी दशा में ए ने भी घोड़ा बेचने का वचन दे दिया और बी ने भी अपनी ओर से वचन दे दिया कि हम घोड़ा खरीदेंगे। तो जब दोनों तरफ से वादे हो गए या वचन दे दिए गए या प्रतिज्ञा हो गई या इंग्लिश में प्रॉमिस हो गया, तो उसी को 2E में हम क्या कहेंगे, करार। अब यानी कि दोनों तरफ से क्या आ गए हैं, वचन। तो अब शब्द कौन पकड़ना है आपको, प्रॉमिस। यानी कि वचन क्या है, अब आपको जो शब्द पकड़ना है, ये वादा क्या है, यानी कि वचन क्या है। वचन की परिभाषा आपका कई बार पूछा गया है। वचन की परिभाषा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2B में दी गई। याद रखिए, वचन की परिभाषा अगर ये क्वेश्चन बना गए तो सतर्क रहना है। अगर कोई पूछे कि वचन को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, कौन सी धारा, 2B। भाई वचन क्या है, तो कल ही मैं बताया था, फिर एक बार बताया जाए। जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि जो प्रस्तावना स्वीकार हो जाती है, यानी कि जो ऑफर क्या हो जाए, एक्सेप्ट, वही ऑफर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वचन। अर्थात लीगल भाषा में प्रतिगृहित प्रस्थापना ही क्या कहलाती है, वचन। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रस्थापना या प्रपोजल या ऑफर क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो वही ऑफर अब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रॉमिस। याद रखिए, खूब पूछा गया है। तो यहाँ घोड़ा वाला उदाहरण भी देखते रहिए। ए ने बी से प्रस्ताव किया कि ए बी हम अपना घोड़ा बेचना चाहते हैं। जब भी ए के प्रपोजल को क्या कर ले, कबूल कर ले, स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले या प्रतिगृहित कर ले, कई शब्द है, स्वीकार कर ले, तो जैसे ही बी ने ए के प्रपोजल को स्वीकार किया, अब ए का प्रपोजल नहीं रहा, बल्कि वह किसमें कन्वर्ट हो गया, वादा में या प्रतिज्ञा में या किसमें, वचन। तो अगर आपसे कोई पूछे, कंडीशन में आ भी चुका है कि वचन क्या है, तो प्रतिगृहित प्रस्थापना ही वचन है। ये शॉर्टकट है, लेकिन डिटेल में जो प्रस्थापना स्वीकार कर ली जाती है, वही प्रस्थापना वचन बन जाती है। यानी कि अब आपका दो शब्द और आया, एक आया प्रस्थापना और दूसरा क्या आया, प्रतिग्रहण। भाई वचन तक तो आप जान लीजिए। तो प्रस्थापना क्या होती है, यानी कि प्रपोजल क्या होती है, इसके बाद प्रतिग्रहण या एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो प्रस्थापना की परिभाषा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2A में दी गई है और प्रतिग्रहण की परिभाषा 2B है।
यानी कि अब 2 शब्दों को हमें चलना है, तब आपका फिर शुरुआती दौर से हम करार का निर्माण कराएंगे, पहले पूरा हो जाए। प्रस्थापना की परिभाषा 2a में दी गई है और प्रतिग्रहण की परिभाषा 2b में दी गई। तो पहले प्रस्थापना की परिभाषा देखा जाए, फिर प्रतिग्रहण। शॉर्टकट में देखिए, डिटेल में चलेगा भाई, अभी डिटेल में नहीं चल रहा। अभी आपका संविदा का निर्माण कैसे होता है आज आपका कानूनी तौर पे बताया जा रहा है, कल सामान्य तौर पे बताया गया। देखिए अब और निश्चित तौर पे कंपटीशन में 2-4 क्वेश्चन इससे आ ही जाए, जितना बताया जाए। प्रस्थापना होती क्या है, प्रपोजल होता क्या है, या ऑफर या इजब क्या होता है, इसकी परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 2A में दी गई। यानी कि पहली परिभाषा यही, जबकि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा बताता है और किसी कार्य को करने या न करने के लिए, और उसका इरादा ये है कि दूसरे व्यक्ति की सम्मति या रजामंदी ले ले उस कार्य को करने या कार्य को न करने के लिए, तब यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या किया, प्रपोज। उदाहरण देखिए, ए अपना घोड़ा बी को बेचना चाहता है, तो ए ने एक लेटर लिखा बी को और ये लिखा कि मैं अपना सफेद घोड़ा 1 लाख रुपया में तुम्हें बेचना चाहता हूँ, और यदि तुम रजामंद हो या घोड़ा खरीदने की क्या रखते हो इच्छा, तो अपनी इच्छा व्यक्त करो। तो ये कहा जाएगा कि ए ने बी से क्या किया है, प्रपोज। ये प्रपोजल कैसे कर सकता है, लिखित में भी कर सकता है, मौखिक भी कर सकता है, सोशल मीडिया के भी माध्यम से, और एक और आएगा लास्ट में बाय कंडक्ट, यानी कि आपका कह सकते हैं कि आचरण द्वारा। बताया जाएगा डिटेल। अब कोई समस्या वही प्रस्ताव में बताइए। जब कोई व्यक्ति अपनी मने इच्छा को किसको बताता है, दूसरे को, इरादा क्या है कि उस दूसरे से सम्मत ली जाए, क्या करने के लिए, कुछ कार्य करने या कुछ कार्य न करने। तो बताइए, घोड़ा बेचना है को, तो कार्य करने के लिए ए ने प्रस्ताव किया कि न करने, करने के लिए। अब इसी में न करने आ जाएगी। एक पति महोदय है, अपनी पत्नी से कहते हैं कि यदि तुम हमारे ऊपर मेंटेनेंस का या भरण पोषण या गुजारा भत्ता या रख रखाव का मुकदमा नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें प्रतिमाह 500 रुपया देता रहूँगा। तो बताइए, पति ने प्रस्ताव किया है कार्य करने के लिए कि न करने के लिए, न करने के लिए। तो 2 उदाहरण बता दिए गए। यानी कि प्रपोजल कार्य करने के लिए भी हो सकता है और कार्य न करने के लिए। दिमाग में बैठाए रहे, यानी कि सकारात्मक भी और क्या, नकारात्मक। प्रस्थापना ने घोड़ा बेचने की कर दिया। अब इससे घोड़ा बेचने की प्रस्थापना की गई है बी से, तो इस प्रपोजल को कौन स्वीकार कर सकता है, बी कर सकता है कि पूरा समाज। बी किससे प्रपोजल किया गया, बी से। अब बी बाध्य नहीं है कि ए के प्रपोजल को स्वीकार करे। ए की बी की इच्छा, चाहे तो वह ए के प्रपोजल को स्वीकार करे या स्वीकार करने से इनकार करे। यानी कि ए बी को बाध्य नहीं कर सकता कि वह ए के प्रस्ताव को स्वीकार ही करे। दूसरा नियम यह है कि जब बी स्वीकार करता है तो एब्सोल्यूट रूप से और बिना किसी कंडीशन के, यानी कि ए के प्रपोजल को पूर्ण रूप से स्वीकार करे और अपनी ओर से कोई भी शर्त न लगाए। ये भी है
ये नहीं कि भी कह देगा कि नहीं 1 लाख में नहीं, हम 90,000 में कर देंगे, तब तो अपनी ओर से शर्त लगा दिया कि ये वैध नहीं है। यानी कि इसका मतलब कि जब भी प्रपोजल को क्या किया जाएगा, आगे हम बताएंगे, स्वीकार करिए तो पूर्ण रूप से किया जाएगा कि अर्थ रूप से, और अपनी ओर से कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी। अब शर्त लगा दी गई तो भाई शॉर्टकट में तो नहीं, वो डिटेल में चलेगा, अलग से पूछा भी जाता है, तो हम डिटेल में कल से तो शुरू हो जाएगा आपका। हो सकता है पहले आज पूरा कॉन्ट्रैक्ट का क्या बना दिया जाए दिमाग में। हाँ, अब प्रतिग्रहण का मतलब कि जिस व्यक्ति से प्रस्थापना की गई है वह व्यक्ति कोई उस कार्य को करने या न करने की अपनी रजामंदी, अपनी इच्छा, अपनी सहमति संज्ञापित कर दे, बता दे, तो हम कहते हैं कि बी ने उस प्रस्ताव को क्या कर लिया। अब पूरा ये करार का पहले अब निर्माण कराइए, एकदम शुरुआती दौर से भाई है करार हो गया, तो आप लोग बताइए करार का पहला चरण क्या हुआ, दूसरा चरण, और जब प्रस्थापना स्वीकार हो गई, प्रतिगृहित हो गई, तो क्या बन गई, और जब दोनों तरफ से वचन आ गए तो इतना तक आपका समझिए। अब फिर एक नया कंसेप्ट है भाई, करार तक तो किसी को दिक्कत है ना, सामान्य भाषा में दिक्कत हो तो भाई बताइए, आपका फिर बताया जाएगा, कोई इतना भी जल्दीबाजी नहीं है। अब थोड़ा बहुत देखिए आपका मैंने पढ़ाने में स्पीड तो भाई बनी रहेगी, अब आदत बन गई है, तो आप चाहेंगे एकदम गधे की चाल से सर चले तो संभव नहीं, क्योंकि स्पीड के लिए मैं जाना चाहता हूँ और स्पीड आपका मेंटेन रहनी चाहिए। यानी कि पहले गेम से क्या बांसरों की बरसात होनी चाहिए ताकि बल्लेबाज को गेंद पकड़ में ना आए। तो भाई न समझ में आए तो एक बार इशारा करिए, बताया जाएगा, लेकिन हल्का सा देखिए स्पीड भाई मेंटेन रहेगी, पढ़ाने की इसमें कोई शर्त नहीं है, क्योंकि भाई आपका तो आगे बढ़ा जाए। करार तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे देखिए भाई, देखिए एक दो उदाहरण से देखिए, तब आपका करार को संविदा में कन्वर्ट कराया। देखिए जब समुद्र में बुलबुले उत्पन्न होते हैं तो कुछ बुलबुले किनारे की ओर बढ़ते हैं लेकिन बीच में ही ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो बुलबुले होते हैं वह आपका किनारे तक पहुंच जाते हैं। सेम उसी प्रकार से आपका एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का भी नियम है कि प्रत्येक करार संविदा नहीं होता। तो आखिर कौन से करार संविदाएं हैं, कौन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, तो वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे जो धारा 10 में या सेक्शन 10 में दी गई शर्तों को, दी गई कंडीशन को फुलफिल करें, यानी कि पूर्ण करें। तो क्वेश्चन का मॉडल भी मेंस में भी आ चुका है कि साबित करिए कि प्रत्येक करार संविदा नहीं होता लेकिन प्रत्येक संविदा करार होती है। यानी कि क्वेश्चन आ चुका है कि साबित करिए कि प्रत्येक करार संविदा नहीं होता लेकिन प्रत्येक संविदा करार होती है। इसी प्रकार आपका कई कानूनों में एक क्वेश्चन आता है, देखिए कैसे आता है। ये साबित करिए कि प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती लेकिन प्रत्येक संस्वीकृति क्या होती है, स्वीकृति। फिर आईपीसी में आता है क्वेश्चन 299 300 में, मेंस में कई बार आया है और बिहार में भी पूरा चांस रहेगा कि ये सिद्ध करिए कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता जबकि प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है। तो ये कई आपका मैंने एंगल से क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ आपका भूमिका में बस एग्रीमेंट और अभी करार कॉन्ट्रैक्ट देखना है।
यानी कि इसका मतलब कि करार का निर्माण हो गया, लेकिन सभी करार कहाँ नहीं पहुँच पाते, संविदा नहीं कहलाते। और कुछ करार ऐसे होंगे जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर देंगे, तो उन करारों को हम क्या नाम देंगे, संविदा। और कुछ करार ऐसे होंगे जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करेंगे, तो उन करारों को करार भी कहा जाएगा, एग्रीमेंट भी कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। लेकिन बिहार आयोग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं करता। अभी इसी बार आपका पूछा गया था कि प्रतिफल विहीन करार शून्य होता है, लेकिन बिहार में करार न देकर आपका इंग्लिश वर्जन देखिए, हिंदी वर्जन देखिए, क्या लिखा था, संविदा। लेकिन भाई आप लीगल भाषा में तो तैयार रखिए, भले आयोग अपना एक तो गलती कर दे रहा हो, लेकिन आपसे तो गलती न हो कि एग्रीमेंट अलग और कॉन्ट्रैक्ट क्या है अलग। देखिए आपका प्रत्येक करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता। दूसरे एंगल से देखिए, यानी कि जो करार कानून द्वारा मान्य है या कानून द्वारा जिन करारों को लागू कराया जा सकता है, इन्फोर्स कराया जा सकता है, प्रवर्तित कराया जा सकता है, केवल वही करार ही इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब कब कोई करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, यानी कि कानून उसे क्या देता हो, मान्यता, इसकी शर्तें की धारा में दी गई है। तो धारा, अब आपका ये धारा 10 देखा जाए, ये आपका करार का भी निर्माण हुआ भाई। अब ये करार हमें इसमें कन्वर्ट कराना है संविदा में, तो देखिए आपका कह सकते हैं कि धारा 10 संविदा अधिनियम का क्रोड मानी जाती है, पूंजी मानी जाती है, या धुरी मानी जाती है, या सबसे महत्वपूर्ण धारा है। और धारा 10 बताती है कि कौन से करार संविदाएं होंगी। तो वे करार संविदाएं होंगी जो कॉम्पिटेंट पार्टी, यानी कि इसके द्वारा सक्षम पक्षकारों के बीच की गई हो, और सक्षम पक्षकार के लिए 2 धाराएं पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन, 11 और 12। इसके बाद पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति, यानी कि फ्री कंसेंट हो, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। और इसके लिए धारा 13 से लेकर 22 तक पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक। इसके बाद ये जो करार का जो उद्देश्य और प्रतिफल है, अभी हम बताएंगे कैसे। उद्देश्य यानी कि पर्पस, उद्देश्य और कंसीडरेशन, प्रतिफल ना आए तो भाई कंसीडरेशन, या आप आसान भाषा में मूल्य लिख सकते हैं, वैल्यू, मूल्य। करार का जो उद्देश्य होना चाहिए और प्रतिफल होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, विधि पूर्ण। और इसके लिए हम कौन सी धारा पढ़ेंगे, 23। कौन सी धारा। इसके बाद आपका कोई करार संविदा तभी बनेगा कि जबकि वह करार इस कानून द्वारा वायड या बातिल या शून्य घोषित न किया गया हो। यानी कि अगर करार को कानून ने क्या घोषित कर रखा है, शून्य, तो वह करार संविदा नहीं बनेगा। तो शून्य के लिए आपको 24 से लेकर धारा 30 तक पढ़ना है, फिर आपका 36 पढ़ना है, फिर आपका 56 का 20 पढ़ना है, फिर 56 का पैराग्राफ 8 पढ़ना है। यानी कि 24 से 30, धारा 36, धारा 20 और धारा 56 का पैराग्राफ कौन सा, फर्स्ट। और अंतिम है, यदि किसी कानून द्वारा करार का लिखित होना आवश्यक है, बल्कि और 2 गवाह होने आवश्यक हैं,
उसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। अगर कानून कहता है तो इन शर्तों का भी क्या होना चाहिए, तो ये संविदा के कानून पर निर्भर करेगा। क्या कानून आपका ये कहता है कि नहीं, ये देखा जाता है। और ये देखा जाए भाई, यानी कि फिर एक बात है, लोग समझें, करार संविदा तभी बनेगा जब इन शर्तों की क्या हो, पूर्ति। पहला शर्त क्या है कि करार को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए यह आवश्यक है कि करार की जो पार्टी है या करार के जो पक्षकार हैं वह कॉम्पिटेंट हो, यानी कि सक्षम। तो आइए इसी को आपका एक करके पढ़ना डिटेल में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका इसी बातों को आपका एक करके पढ़ना है। और अभी हल्का हल्का समझना है शुरुआती दौर में। कल से तो भाई एक बातें डिटेल में चलेंगी, लेकिन आज आपका कम से कम ये किया जाए कि कब कोई करार कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी शर्तें पूरी बता दिया जाए और आपका कुछ क्वेश्चन कवर हो जाए। पहला शर्त ये थी कि जो करार के पक्षकार हैं वह क्या होने चाहिए, आपका कॉम्पिटेंट। एक उदाहरण लेकर चलेगा, सही रहेगा। एक के पास ये मकान है और ये मकान यह किसको बेचना चाहता है, बी। तो सर्वप्रथम आवश्यक है कि ए बी से प्रस्ताव करे, बी इस प्रस्ताव को हूबहू क्या करे, स्वीकार करे, रकम निश्चित हो। इसके बाद दोनों तरफ से वचन दिए गए हों खरीदने और बेचने का, और एग्रीमेंट का निर्माण हुआ हो, और वह एग्रीमेंट किस धारा की शर्तों की पूर्ति करता हो, 10। तो 10 में पहली शर्त क्या है कि जो संविदा के पक्षकार हो वह क्या हो, सक्षम। सक्षम यानी कि कॉम्पिटेंट। यहाँ से बिहार में इस बार पूछा भी गया था भाई, इस बार आप बिहार में पूछा भी गया था, कौन पक्षकार संविदा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो संविदा के पक्षकार ए तथा बी हैं, यह संविदा करने के लिए क्या होना चाहिए, सक्षम। कौन पक्षकार कौन है इस संविदा में, ए और बी। तो कब सक्षम कहा जाएगा, तो सक्षमता का निर्धारण 2 धारा से किया जाएगा। एक धारा 11 और दूसरी धारा कौन सी, 12। सतर्क होकर समझिए न लोग। धारा 11 ये बताती है कि कौन सक्षम होगा,
तो पहला नियम सक्षमता का है कि वह व्यक्ति, ये धारा 11 चल रही भाई, एक लाइन जानना है, वह व्यक्ति जो संविदा कर रहा है, जिस दिन संविदा कर रहा है उस कानून के अनुसार, उस विधि के अनुसार जिससे वह गवर्न होता है या जिससे वह शासित होता है, वह मेजर हो, मेजर मतलब प्राप्त वय हो, प्राप्त वय का मतलब वयस्क हो। यानी कि पहली सक्षमता ये है कि ऐसा पक्षकार संविदा करते समय या वो मेजर हो, अर्थात किसी को टीपीए में जाएंगे तो लिखेगा प्राप्त वय, या मेजॉरिटी प्राप्त कर चुका हो, लेकिन किस कानून के तहत मेजर हो, किस कानून के तहत वयस्क हो, ये भी सतर्क रहना है। जिस कानून से वह क्या होता है, शासित यानी कि गवर्न। जैसे कि अगर कोई सऊदी अरब का व्यक्ति है तो सऊदी अरब के कानून के अनुसार वयस्कता देखी जाएगी। पाकिस्तान का व्यक्ति है तो पाकिस्तान के कानून के अनुसार, इंग्लैंड का व्यक्ति है तो इंग्लैंड के कानून के अनुसार, और भारत का नागरिक है तो भारतीय कानून। तो हमें भारतीय के नागरिक को देखना है, यानी कि सक्षमता का निर्धारण उस देश की विधि के अनुसार होगा, जिस देश की विधि से वह व्यक्ति क्या होता है, गवर्न या शासित, या जो विधि उस पर क्या होती है, लागू। याद रखिएगा। तो बिहार ने पूछा कि संविदा के लिए वयस्कता की एज कितनी है, तो भारत में वयस्कता की एज कितनी है, ये में आया था इस पर 18 साल। यानी कि भारत में कब कोई व्यक्ति मेजर या वयस्क मान लिया जाएगा, तो कितना साल में आपको भरमा दिया था, 18 साल, 21 साल, आपका 19 साल दे दिया था कि 18 या 21 साल। तो 18 या 21 साल नहीं, अब सभी मामलों में वयस्कता की एज कितना है, 18। यानी कि अब समस्या यही आपका गंभीर है कि अगर कोई व्यक्ति है जो 18 वर्ष से बिलो है या 18 वर्ष से कम है और वह कोई संविदा कर लेता है, तो भाई धारा 10-11 तो ये बताती है कि संविदा कौन कर सकता है, जो क्या हो, वयस्क। अगर 18 से कम का व्यक्ति संविदा कर लेता है तो मेंस में भी पूछा जाता है, तो 18 से कम के व्यक्ति को माइनर कहा जाएगा या अप्राप्त वय। भाई नए लोग सब पकड़े, क्या कहा जाएगा, अप्राप्त वय या अवयस्क या अवयस्क, और इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, माइनर। तो अगर कोई माइनर संविदा करता है तो उस संविदा का क्या परिणाम होगा, क्या इफेक्ट होगा। ये संविदा अधिनियम इस बारे में मौन है। तो जब किसी बिंदु पर कानून मौन रहता है तो ऐसी दशा में आपका न्यायालय के निर्णय को देखा जाता है। और प्रिवी काउंसिल ने मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के मामले में ये बता दिया कि अवयस्क द्वारा किया गया करार वार्ड एफ इनिशियो, अभी एलएलएम में भी पूछा गया था, बेचू वार्ड एफ इनिशियो या आरंभता शून्य, प्रारंभता शून्य, शुरू से शून्य, या जिस क्षण एग्रीमेंट अवयस्क ने किया उसी क्षण वह एग्रीमेंट क्या हो गया, वाइड, बातिल या शून्य, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं। जज का नाम आगे बताया जाएगा। जज का नाम है इस केस में जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने ये बता दिया कि अवयस्क द्वारा किया गया करार शून्य नहीं होता, शून्यकरणीय भी नहीं होता, बल्कि
वार्ड एब इनिशियो यानी कि जन्मतः शून्य होता है। वार्ड एब इनिशियो मतलब ये हुआ कि जिस तारीख को जन्म लिया उसी तारीख को उसी समय वह करार शून्य माना, उसका कोई मतलब नहीं। अगला नियम देखिए भाई, ये तो व्यवस्था पर डिटेल में चलेगा, अभी तो हम संविदा के तत्व बता रहे हैं। दूसरा आपका ये है कि वह आपका स्वचित होना चाहिए, यानी कि करार के जो पक्षकार हो, आपका सेक्शन 11 बताता है दूसरा खंड कि वह साउंड माइंड यानी कि क्या हो, स्वस्थ चित्त हो। स्वचित का मतलब कि करार के पक्षकार आसान भाषा में पागल न। स्वचित का मतलब ये हुआ कि साउंड माइंड माने आपका साउंड माइंड, साउंड माइंड का मतलब स्वचित, स्वचित मतलब कि सोचने समझने की क्या रखता हो, ये। अब दूसरा पॉइंट यानी क्वेश्चन गलत होता है भाई, करार के लिए वह सक्षम है जो स्वचित है, ये सेक्शन 11 में बताया गया है। किसमें? 11। तो पहला कौन सक्षम था? जो वयस्क हो। दूसरा कौन सक्षम था? सक्षम हम बता रहे हैं जो क्या हो, साउंड माइंड यानी कि जो स्वचित है। तो देखिए क्वेश्चन यही गलत होता है, संविदा के लिए वह सक्षम होगा जो स्वचित हो। किस धारा में? तो 11 मार्क कराइए। स्वचितता क्या है, या कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति स्वचित है या स्वचित नहीं है, यानी कि पागल है या पागल नहीं है, अर्थात अनसाउंड माइंड है या साउंड माइंड है। तो ऐसी दशा में इसका निर्धारण शुद्ध रूप से सेक्शन 12 से किया जाए। तो पूछता है यूपी में, फिर एक बार कंपटीशन के लिए पकड़िए, पक्षकार स्वचित होना चाहिए, अगर ये दे दे तो कौन सी धारा? 11। स्वचितता क्या है, कब किसी व्यक्ति को स्वचित माना जाएगा, साउंड माइंड, इसका निर्धारण किस सेक्शन के तहत होगा? तो आपका क्या जवाब रहेगा? 12। याद रखिए, ये खूब घुमावदार पूछा जाता है और आगे डिटेल में धारा 11 और 12 पढ़ना भी। माइनर पर तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, 2 दिन लग जाता है पढ़ाते पढ़ाते, 2 लेक्चर माइनर पर, क्योंकि माइनर के बारे में काफ़ी ज़्यादा नियम। तीसरा ये धारा 11 में स्वचित कौन हो, माने कौन सक्षम होगा? जो किसी कानून द्वारा आपका डिस्क्वालीफाई यानी कि निररहित मतलब अयोग्य, अयोग्य का मतलब डिस्क्वालीफाई, घोषित संविदा के लिए न किया गया। यानी कि अगर कानून किसी व्यक्ति को संविदा के लिए, संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, तो वह व्यक्ति भी संविदा नहीं कर सकता। और ये बात स्पष्ट रूप से आपका सेक्शन 11 बताती है। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कानून ने संविदा करने के अयोग्य मान लिया है? तो आपका कानून ही मानता है। तो सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे अच्छा उदाहरण है दिवालिया। दिवालिया नाम सुना है कि नहीं? दिवालिया हो गया, यानी कि जो व्यक्ति अपने ऋणों को चुकाने में क्या हो जाए, उधार को असमर्थ। तो अक्षम कौन कानूनन है संविदा करने में? दिवालिया। तो आगे डिटेल में बताया जाएगा। अगला देखिए भाई आपका, फिर एक बार बैठ ये कि पहला आपका ये था, करार संविदा तभी बनेगा जब करार के पक्षकार क्या हो, कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट कौन माना जाएगा? तो 3 एंगल हमने बताया, जो वयस्क हो, दूसरा जो स्वचित हो, और जो संविदा के लिए कानून द्वारा संविदा करने के लिए डिस्क्वालीफाई या अयोग्य घोषित।
अब स्वचित कब माना जाएगा, इसको ज्यादा इंटरप्रिटेशन किया गया है, व्याख्या की गई है धारा 11 में नहीं, किसमें 12 यानी कि 12। तो आपका पहला पॉइंट निकल गया सामान्य बातों में। अब दूसरा ये धारा 10 में जो दूसरी शर्त हमने लिखवाई वह ये लिखवाई कि जो संविदा के पक्षकार हैं उनकी कंसेंट या सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। स्वतंत्र होनी चाहिए का मतलब ये हुआ कि संविदा स्वेच्छा से किए, किसी दबाव के अधीन नहीं, आपका किसी दबाव में नहीं। तो कब कहा जाएगा कि संविदा के लिए रजामंदी या कंसेंट या सम्मति स्वतंत्र है? तो इसके लिए हमने कहां से कहां तक सेक्शन बांटा है, तो धारा 13 से लेकर कहां तक 22 तक। अब आइए दूसरे पॉइंट को देखा जाए। इसको ऐसे चार्ट बनाया जाता है, धारा 13 फिर धारा 14 से निकालेंगे 15, 16, आपका 17 और धारा 18। 15 का प्रभाव 19 में, 16 का प्रभाव 21 में, 17 का प्रभाव 19 में और 18 का प्रभाव क्या है 19। और मिस्टेक हो गया तो मिस्टेक के लिए 3 धाराएं 20, 21 और क्या। अब उतना डिटेल में नहीं, हल्का हल्का चलेगा भाई, क्योंकि ये तो अभी हम एक कानूनी भाषा में संविदा को बता रहे हैं, तो ये नहीं कि पूरा पढ़ा दिया गया। अभी केवल संविदा के क्या क्या तत्व हैं और क्या क्या गुण होंगे करार में, तो वह संविदा माना जाएगा। इस बात को लीगल भाषा में आज आपको बताया जा रहा है, कल आसान भाषा में आज किसमें बताया जा रहा है, लीगल। और कोई नहीं, ये नहीं कि समाप्त हो गया। आपका फ्री के लिए रहता है तो बस इतना बना के और एक दिन में 30 सेक्शन निकाल दिए जाते हैं, आपका जब समय न रहे तब। तो ध्यान से देखिए भाई, सम्मति या कंसेंट की परिभाषा की धारा में धारा 13 में दी गई, यानी कि संविदा अधिनियम की धारा 13 में, पिछली बार बिहार में आया भी था, संविदा अधिनियम की धारा 13 में सम्मति या कंसेंट को परिभाषित किया गया। कंसेंट क्या होता है, तो आपका कंसेंट के बारे में ये बताया गया है कि जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक बात पर और एक भाव में सम्मत होते हैं, यानी कि एग्री हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके बीच सम्मति या कंसेंट ने क्या ले लिया। फिर एक बार देखिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक बात पर यानी कि सेम थिंग्स पर एंड सेम सेंस पर यानी कि एक भाव में सम्मत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, रजामंद हो जाते हैं, तो उसी रजामंदी को ही उसी माने कह सकते हैं कि एग्री को ही एक लाइन में हम क्या कहते हैं, कंसेंट या सम्मत। याद रखिए क्या कहते हैं। अब एक उदाहरण देखिए, आपका बिहार का मॉडल भी चलते रहे भाई। पहला क्वेश्चन सम्मत की परिभाषा की धारा में, तो गलत न हो, की धारा में 13 में। दूसरा क्वेश्चन बिहार ने बनाया, किस कब सम्मत कहा जाएगा उत्पन्न हुई, एक बात पर सहमत होना, एक भाव में सहमत होना, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन एक बात या एक भाव में सहमत होना, और चौथा दिया था एक बात में तथा एक भाव में सहमत होना। तो क्या मार्क कराएंगे, एक बात पर एक भाव में
और देखिएगा बीच में रहेगा या ना रहे, या वाला ना मार दीजिए। एक बात पर एक भाव, क्या होना, एग्री। इसी को हम लीगल भाषा में क्या कहेंगे, कंसेंट उत्पन्न होगा। अब आइए आपका घोड़ा, मान लीजिए घोड़ा, कोई तो उदाहरण एक देना पड़ेगा, घड़ी बेचवा रहे, ये अपनी घड़ी बी को बेचना चाहता है। देखिए ध्यान से, ए ने घड़ी बेचने का ऑफर किया बी को। ए भी जानता है कि यही घड़ी बेचनी है और बी भी जानता है कि हम यही घड़ी खरीदेंगे। तो ये एक वस्तु हो गई या एक क्या हो गई, बात। केवल एक बात पर रजामंदी से सम्मति नहीं होगी। रजामंदी सम्मत के लिए आवश्यक है कि एक बात पर और क्या हो, एक बात भाव बना दिया जाए। ए ने कहा कि मैं घड़ी 1000 रुपया में बेचूंगा और बी भी 1000 रुपया में खरीदने के लिए क्या हो गया, गया। तो आप लोग बताइए, एक भाव में, एक बात पर एक भाव में सम्मति माने आपका एग्री हो गया कि नहीं लोग। एक बात माने वही घड़ी खरीदना है। एक भाव मतलब कि कितना, ए ने कितना बोला 1000, तो बी कितना में स्वीकार किया 1000। तो इसी को लीगल भाषा में कहते हैं सेम थिंग्स एंड सेम सेंस। और इसी को मैक्सिम में पूछा जाता है आपका कंसेंसस एड आइडम। याद रखिए क्या पूछा जाता है, कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब ये हुआ कि एक बात पर एक भाव में दो या दो से अधिक लोग क्या हो गए हैं, एग्री हो गए हैं, सम्मत हो गए हैं। तो हम कहेंगे कि उनके बीच किसका जन्म हो गया है, सम्मत का, यानी कि कंसेंट। रटे रहिए, कंसेंसस एड आई की धारा में सिद्धांत है आपका 13। अब आइए आपका जो रजामंदी पाई जाएगी, आगे बढ़ा जाए, ये तो डिटेल में चलेगा। अब जो ये सहमति है धारा 13 वाली, ये फ्री होनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्र होनी चाहिए। तो दूसरा आपका आया कि स्वतंत्र सम्मति या फ्री कंसेंट कहाँ परिभाषित है, तो धारा 14, यानी कि 13 वाली कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्री, यानी कि स्वतंत्र होनी चाहिए। तो स्वतंत्र सम्मति की धारा में परिभाषित है 14, कहाँ परिभाषित है 14। फिर एक बार देखिए भाई, सम्मति कहाँ परिभाषित है 13, फ्री और स्वतंत्र सम्मति 14। सेक्शन तो याद रखिए। अब स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा नकारात्मक दी गई है और ये बताया गया है कि यदि धारा अगर किसी पक्षकार की सम्मति सेक्शन 15 में परिभाषित कोर्सन या प्रपीड़न द्वारा, सेक्शन 16 में परिभाषित अनड्यू इन्फ्लुएंस या असम्यक असर द्वारा, धारा 17 में परिभाषित फ्रॉड द्वारा यानी कि कपट द्वारा, या धारा 18 में परिभाषित मिसरिप्रेजेंटेशन या आपका मिथ्या व्यपदेशन, कैसे को कहते हैं दुर्व्यपदेशन, या धारा 20, 21, 22 में मिस्टेक या भूल के अधीन पाई गई है, तो वह सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं हो। तो बताइए स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा सकारात्मक दी गई है कि नकारात्मक? नकारात्मक। वहीं 15 में देखिए आपका एक उदाहरण बस बताते रहना है, यानी कि धारा 15 में कोर्सन या उत्पीड़न या प्रपीड़न। न समझ में आया जाए लोगों को तो क्या देकर आपका सम्मत पाई गई है, धमकी दे, एक सम्मत कराई जाए। एक आध घोड़ा है, ध्यान से देखिए भाई, और बी
इसे खरीदना चाहता है तो बी ने ए को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि तुम मुझे अपना घोड़ा नहीं बेचोगे तो भेजे मैं तुम्हें जान से क्या करूंगा। बताइए, धमकी देकर ए की रजामंदी ली गई कि नहीं? तो क्या ए की रजामंदी स्वतंत्र मानी जाएगी? नहीं। ये किसके तहत प्रभावित मानी जाएगी? धारा 15 के तहत। और इसे क्या माना जाएगा? कोर्सन या आपका प्रपीड़न। प्रपीड़न यानी कि उत्पीड़ित करके, धमकी देकर, बस इतना याद रखिए। प्रपीड़न या उत्पीड़न कहाँ है? धारा 15। 16 आइए भाई। अगर बी घोड़ा खरीद रहा है, ए से खरीद रहा है और ए की इच्छा को दबा दिया, धमकी नहीं दिया लेकिन इच्छा को क्या किया? दबा दिया। तो एक उदाहरण 16 पर असम्यक असर या बुरा प्रभाव या अनुचित दबाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस पर देखा जाए। ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए ए चेला था और बी क्या था? गुरु ने ये कहा कि हे चेला, इतना मैं तुम्हें प्रवचन दे दूंगा, इस शरीर तुम स्वर्ग में चले जाओगे और तुम ये काम करो कि जो तुम्हारा घोड़ा कितने का है? 1 लाख का, तुम हमें कितने में दे दो? 1 लाख। यानी कि गुरु, अब बताइए क्या गुरु चेले का रिलेशन ऐसा है कि गुरु चेले की इच्छा को दबा दे, डोमिनेट कर दे, अधिशासित कर दे हैं? और गुरु ने दबाया किसकी इच्छा को? चेले के। और चेले की इच्छा को दबाकर उचित फायदा उठाया गुरु ने कि अनुचित। यानी 1 लाख का घोड़ा कितने में खरीद लिए? तो हम कहेंगे कि धारा 16 के तहत ए की सम्मति किससे प्राप्त की गई है? असम्यक असर या अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनुचित दबाव या बुरा प्रभाव डाल। याद रखिए, ये डायरेक्ट पिछली बार बिहार जे में क्वेश्चन आया था कि गुरु चेले का संबंध क्या माना जाएगा, तो क्या मार कर आएंगे? असम्यक असर की धारा में 16। 17 ये इसी उदाहरण पर सब चला जाए। मान लीजिए ए के पास घोड़ा है और बी खरीदना चाहता है तो बी ने ए से फ्रॉड कर दिया। यानी कि बी ने ए से क्या कर दिया? कपट। और कपट करके किससे सम्मति ले ली? ए से। तो अगर बी ने फ्रॉड किया, ए को धोखा दिया, ए को कह सकते हैं कि कपट किया ए के साथ और ए से घोड़ा खरीद लिया, तो हम कहेंगे कि बी ने एक से कपट किया है और एक की सम्मति स्वतंत्र नहीं। और तीसरा आपका धारा 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन या मिथ्या व्यपदेशन, यानी कि मिसरिप्रेजेंटेशन या मिथ्या व्यपदेशन या दुर्व्यपदेशन। अगर ए की सम्मति घोड़ा बेचने के लिए बी ने धारा 18 में परिभाषित मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया है तो ए की सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाएगी। तो क्रम से याद रखिए, धारा 15 में क्या है? कोर्सन या प्रपीड़न। धारा 16 में असम्यक असर, 17 में फ्रॉड और 18 में मिथ्या व्यपदेशन। अब एक लाइन बस और सब आगे बढ़ा जाए। धारा 17 और 18 में ये वर्तमान समय में इसको कोरिलेट करके ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन यानी कि कपट और मिथ्या व्यपदेशन में जो मूल अंतर है वही आप पहला समझिए। कपट में धोखा देने का इरादा होता है, लेकिन मिथ्या व्यपदेशन में धोखा देने का इरादा नहीं होता, लेकिन दूसरे पक्षकार को क्या हो जाता है?
ये पहला पॉइंट। किसमें इरादा होता है धोखा देने का और किसमें नहीं होता, लेकिन धोखा खाता है व्यक्ति दूसरा मिथ्या व्यक्ति। दूसरा जो यूपीजे में आता है, कपट अपकृत्य भी है आपका और संविदा में भी आए, लेकिन मिथ्या व्यपदेशन संविदा तो है लेकिन अपकृत्य नहीं। ये आपका यूपीजे ने बनाया भी था, तो आपका सतर्क रहना है। अगला ये, अगर धारा 20, 21, 22 में मूल के उपबंधों के अधीन रहते हुए सम्मत पाई गई है तो वह भी सम्मति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। ये आपका दूसरा पॉइंट निकला। संविदा के तत्व में क्या कि पक्षकारों की सम्मति क्या हो, स्वतंत्र। अब तीसरा पॉइंट देखिए भाई, आपका करार का जो एम होना चाहिए, जो पर्पज होना चाहिए, करार का जो उद्देश्य होना चाहिए और कंसीडरेशन यानी कि प्रतिफल यानी कि जो वैल्यू या जो मूल्य होना चाहिए वह विधि विरुद्ध होना चाहिए कि विधि पूर्ण होना चाहिए। विधि पूर्ण यानी कि लाभफुल होना चाहिए। तो कब कहा जाएगा कि करार का उद्देश्य और प्रतिफल लाभफुल है, इसका निर्धारण कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23 से होगा। इससे अब उद्देश्य थोड़ा एक दो वैध भी अवैध करवा दिया जाए और एक दो वैध करवा दिया जाए। ए बी से करार करता है कि हे बी, मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा यदि तुम सी की झोपड़ी जला दो। तो बताइए उद्देश्य वैध है कि अवैध? वैध नहीं है, ये करार मान्य नहीं है। ये करार अवैध होने के कारण क्या होगा? ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, जाकर सी की हत्या कर दो। तो आप लोग बताइए इस करार का जो उद्देश्य है वह आपकी नजर में वैध है कि अवैध? अवैध। तो ये करार संविदा बन पाएगा कि नहीं? नहीं। तीसरा, एक व्यक्ति को पैसा देता है कि तुम चगला घर खोलो इस मकान में, तो ये भी करार क्या है? अवैध। और पब्लिक पार्क अनैतिक माना जाएगा, इमोरल। यानी कि इसका हम देखिए लीगल भाषा में याद रखिए, इस बारे में जो पूछा गया धारा 23 में, तो जो बेयर एक्ट की भाषा है पहली वरीयता आपको उसी भाषा को देना। तो बेयर एक्ट की भाषा विधिपूर्ण लिखा है, लाभफुल लिखा है, तो आपका अवैध नहीं क्या मार्क कराएंगे? और यही यूपी में पिछली बार आ गया धारा 23 में अवैध है कि विधिपूर्ण है कि विरुद्ध है कि क्या शब्द लिखा है। तो जो शब्द बेयर एक्ट में है पहले आपको क्या करना है? वही शब्द खोजना है। लेकिन एक लाइन नए लोग याद रखें कि करार का उद्देश्य वैलिड होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब कि लाभफुल होना चाहिए, अवैध नहीं। तो कब अवैध होगा इसका निर्धारण हम की धारा से डिटेल में करेंगे 23। अगला ये आया कि जो एग्रीमेंट है वह कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उस एग्रीमेंट को कानून द्वारा वायड या बातिल या शून्य घोषित न किया गया। यानी कि कुछ करार ऐसे हैं जिसे हमारी संविदा अधिनियम शून्य घोषित करती हैं और बता देती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट या संविदा तक नहीं पहुंचेंगे। तो आपके कौन से करार हैं जो करार ही रह जाएंगे और कानून उन्हें क्या घोषित कर देता है? शून्य, वायड, बातिल। इसके लिए अब लास्ट में आपका सेक्शन ये गाइडलाइन रखना है। शून्य करार मैं बता रहा हूँ, देखिए आपका धारा 25, जिस करार में कंसीडरेशन न हो, जिस करार में मूल्य न हो,
जिस करार में प्रतिफल न हो वह करार किस धारा के तहत वाइड या शून्य है? तो सेक्शन 25 और ये क्वेश्चन इस बार बिहार जे में आया था, इसमें शक नहीं है। इसी बार बिहार जे में आया था कि किस धारा के तहत प्रतिफल विहीन करार या प्रतिफल रहित करार शून्य होता है। तो कौन सी धारा? यूपी जे में भी इस बार ही आया था क्वेश्चन, न्यूडम पैक्टम। न्यूडम पैक्टम, न्यूडम का मतलब नंगा और पैक्टम मतलब पैक्ट। नंगा मतलब कि जिसमें मूल्य न हो और पैक्ट का मतलब करार। पैक्ट कहा जाता है ना, पैक्ट का मतलब क्या हुआ? यानी कि ऐसा करार जिसमें कोई मूल्य ही न हो। तो आपका यूपी जे में इस बार आया था कि न्यूडम पैक्टम का मतलब क्या हुआ, मतलब पूछा गया था। तो क्या मार्क कराएंगे? ऐसा करार जिसमें प्रतिफल न हो, या एक लाइन में प्रतिफल रहित करार, जिसको क्या कहते हैं? प्रतिफल विहीन या प्रतिफल रहित, यानी कि उस करार में कोई मूल्य न। तो कौन सी धारा कहते हैं कि प्रतिफल रहित करार शून्य होगा, संविदा तक नहीं पहुंचेगा? 25। तो आइए धारा 26, विवाह या मैरिज का अवरोधक करार भी शून्य होगा। यानी कि विवाह पर वयस्कों के विवाह पर रोक लगाने वाला एग्रीमेंट शून्य होगा। यानी कि इसका मतलब कौन सी धारा में है? ट्रेड या बिजनेस, यानी कि व्यापार का अवरोधी करार शून्य होगा। यानी कि व्यापार पर रोक लगाने वाले एग्रीमेंट शून्य होंगे। ये कौन सी धारा में है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? धारा 20 से। विधि कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य होंगे। धारा 28 और 28 इतना महत्वपूर्ण है कि आपका यूपी जे में भी इस बार आया था और बिहार जे में। देखिए आपका सीधे क्वेश्चन आया था। यूपी जे में ये आया था कि संविदा अधिनियम की कौन सी धारा संशोधित या प्रतिस्थापित है? तो एक ही धारा है, कौन सी? 28 नए सिरे से लिखी गई। कौन सी धारा संशोधित है संविदा अधिनियम की? 28। बिहार में आया था कि 1997 में संविदा अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया? तो कौन सी धारा है? 28। यानी कि यूपी जे में भी आया और बिहार जे में भी। यहाँ सतर्क किए आपको रहना है अच्छे से कि यह धारा विधि कार्यवाहियों के अवरोधक करारों को शून्य घोषित करती है। अर्थात न्यायालय में मुकदमा दायर करने के अधिकार को रोक लगाने वाले करार क्या होंगे? एक उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। देखिए आपका मैंने रिपब्लिक टीवी का मामला काफी बॉम्बे में उछला था। हेड ऑफिस उसका बॉम्बे में ही है और महाराष्ट्र सरकार से अर्नब गोस्वामी का 36 का आंकड़ा था। तो कई मुकदमे हुए, बार बार अर्नब गोस्वामी जैसे सरकार पंजा फैलाती थी, आपका तुरंत सुप्रीम कोर्ट भागते थे और हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनी है और हमेशा उन्हें रिलीफ दी। तो कई लोग आलोचना भी किए इसकी, भाई बार बार ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं, भाई फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा ही सकते हैं, चाहे 10 बार जाए या रोज जाए, सुप्रीम कोर्ट मना तो कर नहीं सकता। इसी बीच एक मामला और आया कि विधानसभा के सचिवालय के एक सचिव ने अर्नब गोस्वामी को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने धमकी दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट न जाए। अब ये लेटर भाई मीडिया में आ गया और ये लेटर सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी ने पेश किया।
तो अनुच्छेद 32 के तहत क्या आपको किसी को धमकाएंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट में न जाओ? ये नहीं हो सकता। और जो भी व्यक्ति धमकी देगा, ये तो कोर्ट की अवमानना या कंटेम्प्ट हुआ और तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुआ और तुरंत उस सचिव के नाम अवमानना नोटिस जारी किया। या क्यों न आपको अपने अवमान के लिए हम दंडित करें? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में आने से रोक सकते हैं? धमकी देंगे किसी को? ये तो न्यायालय की बेइज्जती हुई, कंटेम्प्ट हुआ, अधिकारिता को आप काट देंगे। तो न्याय अब वही 28 है, 28 से जोड़ लीजिए। विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार शून्य होते हैं, यानी कि किसी को न्यायालय में जाने से अगर रोकने का क्या हुआ है करार, तो वह करार की धारा के तहत शून्य होगा। 28 डिटेल में हम और बताएंगे। 29 आ जाइए भाई। धारा 29 कहती है कि जो करार अनिश्चित है या जिनका अर्थ निश्चित किया जाना साध्य नहीं। जवाब बता दीजिए थोड़ा ठीक से। जो करार अनिश्चित होते हैं या सर्टेन नहीं होते, वे करार भी शून्य होते हैं। और बिहार आपका एपीओ में एक क्वेश्चन आ गया था, एविडेंस में दिया था। देखिए आपका अनिश्चित करार यानी कि जिसका अर्थ निश्चित नहीं है। ध्यान से देखिए, ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें अपना घोड़ा 1000 रुपया या 1500 रुपया में बेचूंगा। तो क्या इस करार का अर्थ निश्चित है कि कितने में घोड़ा बेचा जाएगा? नहीं। अब 1000 में बेचा जाएगा कि 1500 में, क्या ये निश्चित है? तो पहला नियम यह है कि यह करार कॉन्ट्रैक्ट की धारा के तहत वाइड होगा। 29 की धारा 29। और दूसरा पहलू एविडेंस में जाना है कि 93 सेक्शन, यानी कि कौन सी धारा एविडेंस की? 93। और इस त्रुटि को सुधारने के लिए बिहार वही दिया था, कोई साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा, यानी इस गलती को सुधारा नहीं जाता। बिहार में आ भी था और मैं बता भी था, एविडेंस पढ़ाते समय ये सब बताया गया था। कुछ लोग आपका 146 पूछ रहे थे। 146 को हमने 2 बार बताया था, परंतु और मैं बताया था कि गुरमीत कौर का 2000 में केस आया और 2002 में वेश्या वाला संशोधन, फिर 2013 में संशोधन और फिर 2018। और देखिए कितना अंदर जाकर पहला संशोधन पूछ लिया था बिहार में। 146 में कब संशोधन हुआ और सन दिया था, तो कब संशोधन हुआ? पहला 2000। अब हो सकता था ये तो कई केस नहीं पूछा, लेकिन केस हम बताए थे। कौन केस? गुरमीत कौर वर्सेस पंजाब का। क्रैश कोर्स में मैं 2 बार इसीलिए अटेंड किया था कि यहाँ से जरूर क्वेश्चन आ सकता है। अब ये भाई जो लोग दूसरी कोचिंग में पढ़े हैं, आपका मैंने आज रो रहे हैं कि काश मैं मनोज सर के यहाँ क्या करता 2 माह पहले आ जाता। तो भाई हुआ आइएगा, कोई समस्या नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ऑफलाइन पढ़ लीजिए। तमाम इस समय फोन आ रहे हैं, मैंने इतना फोन आ रहे हैं मिलने वाले लोग कि फोन रिसीव नहीं हो पा रहा है, मैंने इतना व्यस्तता हो गई है। और आपका हम भी चाहते थोड़ा कम व्यस्तता हो, लेकिन अब क्या किया जाए भाई, अब रात में सबको कॉल बैक किया जाता है जितने फोन आए रहते हैं। अब क्या किया जाए, मजबूरी है भाई कॉल बैक करना ऑनलाइन। अब और ज़्यादा लोग पढ़ने के इच्छुक हो रहे हैं हमारे बिहार झारखंड से, तो इस समय मेंस के लिए फोन आ रहे हैं। तो भाई आपका 29 हो गया। अनिश्चितता के कारण करार क्या होगा? शून्य होगा। अब अगला देखिए 30 धारा 3 धाराओं बची है, चिपका दिया जाए इसको। बाजी करार। बाजी करार मैंने मध्यम तौर का करार, वाइजरिंग एग्रीमेंट सुने नहीं? मध्यम न सुने तो बाजी करार।
सट्टेबाजी सुने हैं, सट्टा ही लगा दिया जाए ना। देखिए ये भी सट्टा लगाते हैं कि अगर आपका पाकिस्तान जीत जाएगा तो ए बी को 500 देगा और भारत जीत जाएगा तो भी किसको देगा 500 ए को। बताइए ये सट्टेबाजी के करार है और ये करार भी क्या है सुनते हैं कौन सी धारा में। अरे वही तारा सिंह का जो लड़का था हिंदू की बिंदु नाम है, क्या नाम है उनका, बिंदु तारा सिंह बिंदु, वो तो फंसा था औरंगाबाद में कि साक्ष्य नहीं मिला। आपका केसरी संत फंसे थे, आपका तमाम खिलाड़ी फंसे थे, लेकिन वही है कि साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत क्या हो गए। वास्तव में करते हैं लेकिन साक्ष्य नहीं मिलता, क्योंकि जो कुकीज होते हैं वो धीरे से क्या करते आते हैं और बैठ कर क्या पिएंगे और धीरे से क्या करेंगे, पैकेट थमा देंगे, चले जाएंगे, तो कहाँ से साक्ष्य मिलेगा। दूसरा ये तो धारा 24 से लेकर 30 हुआ। आपका धारा 24 में भी देखिए भूल गया था भाई, पूछा गया था झारखंड में भागता वीरपुर और भागता वीरपुरा। अब बस 2-3 धारा बची है, वो एक लाइन निपटा दिया है। धारा 20 में भी एग्रीमेंट शून्य है जब दोनों पक्षकार भूल में हो और भूल तथ्य की हो और भूल करार के लिए क्या हो वह तथ्य मर्म, तो वह करार भी क्या होगा सुन। बस भूल के कारण करार धारा 20 में सुन, इतना याद रखना। 36 और 56 का पारा फर्स्ट बचा तो 36 बस एक लाइन। असंभव घटनाओं पर डिपेंड या समाश्रित करार शून्य होते हैं, यानी कि अगर घटना का घटित होना ही क्या है असंभव और उसी पर करार निर्भर है तो वह करार क्या होगा। अगर आसमान और पृथ्वी एक जगह कहीं मिल जाए तो ये कहता है कि हे भी मैं तुम्हें 5 अरब रुपया दूंगा, तो क्या बताइए इस घटना का घटित होना संभव है कि आसमान पृथ्वी मिल जाए। तो ये करार बातें वायड या शून्य होगा कि धारा में आपका 36। और असंभव कार्य करने का करार, असंभव कार्य करने का करार धारा 56 के किस पैरा में फर्स्ट में। और एक उदाहरण लास्ट में देख लिया जाए। एक मान लीजिए कि बहुत पहुंचा हुआ फकीर है और बी से कहता है कि हम ज्योतिषी जानते हैं, बहुत पढ़े पढ़े हैं और बाजार और मंदिर बहुत घूमे हैं और चल इतना मुझे ज्ञान भगवान ने दे दिया है कि सपने में भगवान मुझे आएंगे और मैं जादू से तुम्हारे लिए क्या खोज दूंगा, खजाना। तो बताइए क्या जादू से खजाना खोजा जा सकता है कानून। तो इस कार्य को करने का करार क्या होगा सुन। कौन सी धारा 56 का पैरा क्या आधा का। तो इस प्रकार लिखित तो छोड़ दीजिए कॉलम। इस प्रकार आपका लास्ट में एक लाइन भाई आपका ये हुआ कि संविदा की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 2H में दी गई है और संविदा के 2 तत्व हुए लास्ट में गए हुए, एक एग्रीमेंट और दूसरा वह एग्रीमेंट ला द्वारा क्या हो इन्फोर। तो एग्रीमेंट अलग कर लेना है और विध द्वारा प्रवर्तनीय कब होगा जब धारा 10 की शर्तों को क्या करेगा। और जब धारा 10 पढ़िए तो धारा 11 से लेकर तुरंत 30 तक क्या करिए निपटा। लेकिन समय लगता है भैया बोला है कि आपका निपटा दिया गया क्लास में पढ़ गया वह रेट ले लीजिए तब काम शुरू होगा और 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। कल से कॉन्टैक्ट शुरू कर दिया जब सामान्य बातें हो गई।